गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट। और इसी चैप्टर को बेटा हम एक नए नाम से जानते हैं, उसका नाम है मेटलर्जी या मेटलर्जिकल प्रोसेस। बेटा एक बहुत कॉमन सी बात है, हमारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स जनरली बेटा दो फॉर्म में होते हैं, आइदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। बेटा अगर एक एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसको हम उसका नेटिव स्टेट भी कहते हैं, दैट इज इट्स नेटिव स्टेट ऑल्सो। हाँ, जैसे हम इनर्ट मेटल्स की बात करें, इनर्ट एलिमेंट्स की बात करें, लाइक प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये बेटा अपने नेटिव स्टेट में होते हैं। ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट ऐसा हुआ जो कि नेटिव स्टेट में है। क्लोरीन हो गया, नोबल गैसेस हो गए, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारे ऐसे गैसेस आपको मिलेंगे जो नेटिव स्टेट में है। वहीं पर बेटा वो एलिमेंट जो नेटिव स्टेट में नहीं होते, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। क्लियर? तो कंबाइंड स्टेट में अगर वो होंगे तो उनके साथ कोई ना कोई कंपाउंड हुआ, जैसे कि क्लोरीन अकेला ना होके उसके साथ HCl हो गया, जैसे ऑक्सीजन अकेला ना होके उसके साथ वाटर के फॉर्म में, वही ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में है तो ये ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म हो गया। लेकिन बेटा जब इन्हीं एलिमेंट्स में हम स्पेशली मेटल की बात करते हैं और मेटल अपने कंबाइंड स्टेट में हो तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज मिनरल। ठीक है, तो मिनरल को अगर आपको समझना है तो कैसे आप समझ सकते हो, सिंपली कि मिनरल इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ मेटल विच इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ऐसा नहीं कि जो चीज अर्थ क्रस्ट में ना हो, एटमॉस्फेयर में कहीं भी कंबाइंड फॉर्म में है तो उसको हम मिनरल नहीं बोलेंगे। मिनरल क्या है? विच इज इन कंबाइंड फॉर्म एंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। लेकिन बेटा हर एक मिनरल से, अब टिपिकली मैं आपको बताऊंगा बेटा, हमारा चैप्टर मेटलर्जी है, ठीक है। अब मेटलर्जी की हम बात कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बेटा कि हम मेटल की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिनरल में बेटा अगर हम एक्सट्रैक्ट करने लग जाए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करें, तो जरूरी नहीं बेटा कि हमें हर एक मिनरल एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेटल दे सके। एप्रोप्रिएट अमाउंट से क्या मतलब है कि सपोज दैट यू इलेक्टेड एनी ऑफ द मिनरल एंड गोइंग थ्रू द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एट द एंड यू गॉट अ मेटल, लेकिन वो जो मेटल है बेटा उसका अमाउंट इतना नहीं है कि जितना आपने मिनरल में एक्सपेंसेस लगा दिए, है ना। शायद एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो गए और जो मेटल मिला उसका वैल्यू उससे बहुत कम है ना। तो कुछ ऐसे मिनरल से ही हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा जिनसे हमें मिला हुआ मेटल बेनिफिशियल हो, और ऐसे मिनरल को बेटा हम ओर के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर ओर्स देन? ओर्स आर द मिनरल through which metal can be extracted by using some easier and beneficial process। और एक ऐसा मिनरल हो गया बेटा जिसमें से कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऐसे की यूज उसके इसको यूज करें तो एक बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस में इजीली हमें मेटल मिल जाए, मेटल की वैल्यू ज्यादा हो और हमारे एक्सपेंसेस जो हैं कम हो। क्लियर हो गया बेटा? आ गया सबको समझ में? तो अब बेटा मैं मिनरल और ओर के बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास बॉक्साइट है, ठीक है। अब बॉक्साइट का फॉर्मूला हो गया Al2O3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इससे आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हो, है ना। तो वही बॉक्साइट बेटा अब यहां पर हम उसको ओर बोल सकते हैं। लेकिन आपके पास बेटा क्ले हो, है ना, SiO2 Al2SiO3, तो वहां पर बेटा ये जो मिनरल, ये जो सिलिका है, क्ले में एल्यूमिनियम है, Al2 मैंने फॉर्मूले में बोल दिया पहले ही आपको। तो वहां पर एल्यूमिनियम तो है बेटा, लेकिन क्या उस एल्यूमिनियम का इतना अमाउंट है कि क्ले को आप अगर क्ले की मेटलर्जिकल प्रोसेस करो तो आपको एल्यूमिनियम मिल जाए सफिशिएंट अमाउंट में? बिल्कुल नहीं। तो क्ले भी बेटा मिनरल है, लेकिन उसको हम ओर नहीं कह सकते। ओर केवल वो चीज है जो हमें सफिशिएंट अमाउंट में मेटल दे सके, ठीक है बेटा। अब जब आप ओर से मेटल को बनाते हो तो आपको बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ओर कहाँ मिल रहा है हमें? अर्थ क्रस्ट में। डेफिनेट सी बात है, अगर ओर हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, बहुत सारे अर्दी वेस्ट होंगे। ऐसी इम्प्योरिटीज होंगी जो इससे फिजिकली बॉन्डेड होंगी, ऐसी भी हो सकती हैं जो इससे केमिकली बॉन्डेड होंगी, है ना। तो ईच इम्प्योरिटी स्पेशली दैट अर्दी वेस्ट इज नोन एज गैंग हेयर। मतलब ये ओर बेटा तब तक केमिकल रिएक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, केमिकल रिएक्शन के लिए इफेक्टिवली नहीं जा सकता जब तक कि बेटा हम इसमें से अर्दी वेस्ट को रिमूव ना करें, उन अर्दी वेस्ट को हटाएं ना।
और वो अर्दी वेस्ट जो है बेटा मींस अर्दी वेस्ट एसोसिएटेड विद ओर, ऑल दो सब्सटेंसेस दैट आर फिजिकली अटैच्ड विद ओर्स स्पेशली अर्दी वेस्ट नोन एज गैंग। क्लियर हो गया? ओर का जो इम्प्योर पार्ट है बेटा, इम्प्योर पार्ट ऑफ द ओर के इम्प्योर पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटल का इम्प्योर पार्ट। देखो अब सपोज दैट कोई और आपको मिला, एक और की हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट मैंने ले लिया बेटा आयरन कॉपर पायरिटीज मैंने ले लिया, CuFeS2 मैंने ले लिया। क्लियर है? अब ये जो CuFeS2 है बेटा कॉपर पायरिटीज, इसमें आप देख रहे हो कि प्योर मेटल आपको क्या मिलने वाला है, कॉपर मिलने वाला है, ये पूरा का पूरा ओर है। तो इसमें से तो हम आयरन और सल्फर को रिमूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले जब ये CuFeS2 प्योर था तो इसमें अर्दी वेस्ट था। वो जो अर्दी वेस्ट है बेटा उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैंग के नाम से। तो गैंग को किसी और से बेटा हटाना, गैंग को किसी और से हटाना, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्लियर हो गया आपको? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स गैंग फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो किसी भी ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, वैसे इसके कुछ अदर नेम भी हैं जैसे ड्रेसिंग ऑफ द ओर, बेनिफैक्शन प्रोसेस, इनको बेटा हम कंसंट्रेशन ओर बोलते ही हैं। तो ये तीन नाम इसके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ड्रेसिंग ऑफ द ओर एंड बेनिफैक्शन। ठीक है? तो अगर बेटा हम एक ओर का बेनिफैक्शन करने वाले हैं, ड्रेसिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसको ग्राइंड करते हैं, दैट इज पल्वराइजेशन। ग्राइंड करने को, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, दैट इज पल्वराइजेशन। अब बेटा ओर की क्वालिटी के हिसाब से इसके बहुत सारे बेनिफिक्शन मेथड हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, लेविगेशन मेथड, वो इनकी क्वालिटीज पर डिपेंड करता है। उनमें एक इंपॉर्टेंट आया बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो आज की जो क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। बिल्कुल ध्यान से बेटा आपको समझना है, मैग्नेटिक सेपरेशन की कुछ खास कंडीशन है, उसी ओर को बेटा हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से ड्रेसिंग या बेनिफिक्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि जिसका कम से कम एक पार्ट मैग्नेटिक हो। एक पार्ट मतलब क्या बेटा? या तो ओर का मेटेलिक पार्ट मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक बिहेवियर रखता हो, या फिर इसकी इम्प्योरिटी मैग्नेटिक बिहेवियर रखती हो। जैसे छोटे एग्जांपल हम देते हैं, छोटे छोटे से एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास है क्रोमाइट ओर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, FeCr2O4। अब ये जो FeCr2O4 है बेटा, इसका खुद का नेचर मैग्नेटिक है, तो इसकी इम्प्योरिटी जो है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। खुद का तो इसका नेचर मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटी इसकी नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। पायरोसाइट की बात कर लीजिए बेटा, MnO2, ये भी मैग्नेटिक नेचर का होता है, इसकी इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक नेचर की है। कैसेटेराइट की बात कर लेते हैं बेटा, दैट इज SnO2। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टिन है इसका नेचर मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन इसमें आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं, वो मैग्नेटिक नेचर की हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा और है कि जिसमें या तो मेटेलिक पार्ट या फिर गैंग मैग्नेटिक नेचर का हो, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा हो रहा है जिसमें दो में से कोई भी एक पार्ट उसका मैग्नेटिक हो, तो बेटा हम उसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से कंसंट्रेट कर सकते हैं, यहां से उसकी ड्रेसिंग की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, उस ओर को पाउडर फॉर्म में हमने बेटा यहाँ इस हॉपर में लिया, और ये कन्वेयर मैग्नेटिक लेदर बेल्ट है, इसमें हमने इसको पॉर किया, और ये मैग्नेटिक व्हील है, व्हील है ये वाली है सिंपल व्हील, ये कंटिन्यूअस बेटा रोटेशन करते रहते हैं लाइक दिस, ये इनका रोटेशन होता है। तो जब वो बेटा और यहां पहुंचेगा तो उसका मैग्नेटिक पार्ट ओब्वियसली इस मैग्नेटिक व्हील से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होके बेटा वो यहां पर कहीं जाके गिरेगा जब इसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो चीज ऑलरेडी मैग्नेटिक है नहीं, तो वो इसके साथ ऐसे क्यों मूव करेगी, उसका तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहीं पर अनइफेक्टिव हो जाएगा, है ना। और कुल मिला के वो जो ओर है जो नॉन मैग्नेटिक है वो व्हील की स्पीड के साथ दूर जाके गिरेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट बेटा? ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में, ऐसे करके हम मैग्नेटिक सेपरेशन से ओर को कंसंट्रेशन करते हैं या बेनिफिक्शन ऑफ द ओर करते हैं। जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। फाइन बेटा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। अब ये फ्रोथ फ्लोटेशन बेटा, जैसे आपने मैग्नेटिक सेपरेशन में देखा कि उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ओर का एटलीस्ट वन पार्ट, वेदर इट्स गैंग और मेटेलिक पार्ट, शुड बी मैग्नेटिक, है ना। फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए स्पेशलिटी क्या होती है बेटा कि यहाँ पर हम केवल सल्फाइड ओर्स को ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, सल्फाइड ओर की ही यहाँ पर ड्रेसिंग होती है। जैसे आपको पता है सल्फाइड ओर्स में PbS गैलेना बोलते हैं इसको, ZnS दैट इज बेटा जिंक ब्लेंड, अर्जेंटाइट बोल सकते हो या सिल्वर ग्लास बोलते हैं बेटा Ag2S,
ऐसे ही कॉपर ग्लास होता है बेटा Cu2S, आयरन पायरेटीज होता है बेटा दैट इज FeS2, कॉपर पायराइट पायरेटीज को भी हम इसमें इसका बेनिफिकेशन कर सकते हैं बेटा। तो ये कुछ सल्फाइड ओर्स हैं हमारे पास जिनको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कंसंट्रेशन के लिए ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज बेटा ये कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इन्हीं ओर्स के लिए, इनके लिए ही इफेक्टिव क्यों है। वैसे इससे रिलेटेड बेटा एक बहुत प्यारी सी कहानी भी है दैट वी विल लिसन इन नेक्स्ट वीडियो। आप एनसीईआरटी में एक छोटा ब्लॉग है वहां से भी उसके बारे में थोड़ा आइडिया ले सकते हो। पर अभी बेटा हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर दीज सल्फाइड ओर्स ओनली, है ना। तो इसकी वजह ये होती है बेटा, एक बेसिक प्रिंसिपल पे ये काम करता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कि ऑयल में सल्फर को वेट करना आसान है। मींस सल्फर पार्ट ऑफ एनी ओर कैन बी वेटेड बाय ऑयल प्रेफरेबली एज कंपेयर टू वाटर। पानी के कंपैरिजन में सल्फर को ऑयल में वेट करना बेटा ज्यादा आसान होता है। एट द सेम टाइम जो बेटा हमारे पास गैंग पार्टिकल्स होते हैं, गैंग पार्टिकल्स कैन बी इजिली वेटेड इन वाटर। पानी में गैंग पार्टिकल्स को वेट करना ज्यादा आसान होता है। क्लियर। तो क्या सुना आपने, ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है ये इस फिनोमेना पे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि सल्फर पार्ट ऑफ एनी ओर कैन बी वेटेड बाय ऑयल प्रेफरेबली एज कंपेयर टू वाटर। एट द सेम टाइम गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर प्रेफरेबली, मोर प्रेफरेंशियली दीज गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर। क्लियर हो गया बेटा सभी को, ठीक है। इसी वजह से बेटा हम यहाँ पर ऐसी प्रोसेस होती है ये कि हम सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं। ध्यान से आपको बात को समझना है इसमें, ठीक है। हम एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में हम ओर का सॉल्यूशन, ओर को इस सॉल्यूशन में पॉर कर देंगे। और ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये बना हुआ है ऑयल प्लस ज़ैंथोल का, ठीक है। इस सॉल्यूशन में ऑयल प्लस ज़ैंथोल है और उसके साथ क्या है बेटा, वाटर है। इन तीन चीजों का बना हुआ ये सॉल्यूशन है, ठीक है। साथ में बेटा इसमें हम एनिलीन और क्रेजोल भी मिलाते हैं, एनिलीन और क्रेजोल भी इसमें मिलाते हैं। ध्यान से बात को समझना। इस पूरे कंटेनर में बेटा हमने क्या क्या ले लिया है, एक तो पाइन ऑयल ले लिया, ज़ैंथोल ले लिया, पानी ले लिया, एनिलीन ले लिया और क्रेजोल ले लिया। इसका बना हुआ ये सॉल्यूशन। क्लियर कंसेप्ट सभी का। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो ये ओर है इस ओर को बेटा हम इसके अंदर पॉर कर देंगे। रियल में बेस्ट तरीका ये होता है कि हम पहले ही ओर में सारी चीजों को मिलाते हैं, एक साथ हम ओर को मिला लेते हैं और फिर इस एक साथ ही इस कंटेनर में हम पॉर कर देते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट, फाइन। अब क्या होगा बेटा, आपने ये बोला कि सल्फर कैन बी वेटेड बाय ऑयल मोर प्रेफरेंशियली, मोर प्रिडोमिनेंटली, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो ऑयल पार्ट है ये सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा। और यहां पर आप ज़ैंथोल देख रहे हो, ज़ैंथोल के साथ साथ बेटा हम सोडियम ज़ैंथेट भी यहां पर ले सकते हैं, दैट इज CH3CH2C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SNA, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी, ये वाला सब्सटेंस भी बेटा हम ले सकते हैं ज़ैंथोल की जगह पे। ज़ैंथोल का भी स्ट्रक्चर कुछ यही होने वाला है, बस आप क्या करेंगे यहाँ पर SNA की जगह पे OH लगा देंगे, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा, ये जो ज़ैंथेट, सोडियम ज़ैंथेट जो आप देख रहे हो, इसके अंदर बेटा दो पार्ट बने। ये वाला पार्ट हो गया हाइड्रोफिलिक और ये वाला पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। क्लियर। क्या कंसेप्ट सीखा है आपने, ध्यान से समझना। फिर से हम लौट के चलते हैं कि जो पाइन ऑयल है बेटा ये इन ओर्स के सल्फर को इजिली बॉन्डिंग कर सकता है इनके साथ, है ना। तो पाइन ऑयल की बेटा सल्फर के साथ बॉन्डिंग हो गई। अब इसमें बेटा हमें ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक दिख रहा है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये पाइन ऑयल से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। जो वाटर से कनेक्ट ना होना चाहे वो हाइड्रोफोबिक, है ना, जो वाटर से कनेक्ट होना चाहे वो हाइड्रोफिलिक। तो ये वाला पार्ट वाटर से ऑलरेडी कनेक्ट नहीं होना चाहता। जब ये कनेक्ट नहीं होना चाहता और ये भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इन दोनों में आपस में अटैचमेंट हो जाएगा और पानी से अटैचमेंट हो जाएगा इसका, यानी गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ इससे अटैच हो गए। क्लियर।
उसका देखो बेटा बेनिफिट क्या मिला कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट आप देख रहे हो, समझना ध्यान से मेरी बात को, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट देख रहे हो आप बेटे, वो ऑयल और इस ओर के साथ है, इसका मतलब उसका वेट जो है कम होगा। अब समझना, हाइड्रोफोबिक पार्ट का वेट कम होगा, ऑयल इज लाइटर देन वाटर, आपको ऑलरेडी पता है। इस वजह से ये वाला पोर्शन यानी प्योर मेटल का पोर्शन, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोडियम ज़ैंथेट और ऑयल, ये ऊपर की तरफ इनका डायरेक्शन होगा, इनका ओरिएंटेशन ऊपर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन को ये डिफाइन कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम वो जो बेटा इसके अंदर डर्ट था, गैंग पार्टिकल था, उसका अटैचमेंट किससे हुआ है? हाइड्रोफिलिक पार्ट से, पानी के साथ, तो उसका ओरिएंटेशन बेटा नीचे की तरफ होगा। क्लियर हो गया? मतलब अपर पार्ट में है हमारे पास प्योर मेटल, कंसंट्रेटेड ओर बोलूंगा मैं, प्योर मेटल नहीं, कंसंट्रेटेड ओर, और लोअर पार्ट में बेटा कौन है? गैंग पार्टिकल्स। अब हमें अगला काम क्या करना है बेटा, मैंने इसके अंदर एक स्टीयर लगाया पैडल व्हील टाइप का, और इसको मैंने रोटेट कर दिया। इस रोटेशन से देखो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसमें फ्रोथ बन जाएगी, लेदर फॉर्म हो जाएगी, और वो जो लेदर फॉर्म हुई है बेटा, उसमें ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो ये ज्वाइन हो जाएगा, ऊपर अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब बेटा ये जो ऑयल और ज़ैंथेट है, सोडियम ज़ैंथेट है, इसको आप एक नया नाम दोगे, दीज आर नोन एज कलेक्टर्स। इनकी वजह से ही ये और ऊपर कलेक्ट हुआ है, तो इनका नाम हो गया बेटा कलेक्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां बेटा हमारे पास जो एनिलीन और क्रेजोल है, इसने फ्रोथ को एस्टेब्लिश करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये जो फ्रोथ बना है वो किसकी वजह से बना? एनिलीन और क्रेजोल की वजह से बना। इसीलिए बेटा इसको हम एक नया नाम देंगे, दैट इज फ्रोथ स्टेबलाइजर। इनको हम क्या बोल देंगे? फ्रोथ स्टेबलाइजर। क्लियर हो गया? तो जल्दी से बेटा इसको ध्यान रखना है आपको, ये पार्ट जो है ये कलेक्टर है, ऑयल एंड पाइन ऑयल एंड ज़ैंथेट, सोडियम ज़ैंथेट या ज़ैंथोल बोलो उसको आप, ठीक है, और एनिलीन और क्रेजोल जो है ये क्या है? फ्रोथ स्टेबलाइजर है। इन सारी मैकेनिज्म में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कंटिन्यू करते हैं। फाइन बेटा, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें सीखने हैं। हमने ये सीख लिया है कि जो मेटल है उसका जो ओर पार्ट है, प्योर ओर पार्ट, वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में अपवर्डली शिफ्ट हो जाता है ना। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं बेटा, जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं जिंक ब्लेंड का आपको बताना चाहूँगा। गैलेना की बात मैं कर सकता हूँ बेटा। ये कुछ ऐसे सल्फाइड ओर्स हैं जिनमें फ्लोटिंग टेंडेंसी कम होती है, ये इजिली फ्लोट नहीं करते, मे बी बिकॉज ऑफ देयर वेट। इन दोनों का वेट बेटा ज्यादा है ना, तो वेट की वजह से हो सकता है ये बहुत ज्यादा देर तक ऊपर फ्लोट नहीं कर सकते, फ्लोटिंग टेंडेंसी इनकी कम है। तो इस प्रॉब्लम को बेटा क्लियर करने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड होता है, वो क्या कि हम इनमें एक्टिवेटर मिक्स करते हैं। जैसे ZnS के सॉल्यूशन में से, ZnS ओर में से अगर हमें ZnS को अलग करना है तो इसके लिए हमारे पास एक्टिवेटर होगा बच्चों कॉपर सल्फेट। ऐसे ही बेटा अगर आपने सोडियम सल्फाइड मिला दिया PbS वाले ओर में, तो PbS की फ्लोटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो इनको बेटा हम एक्टिवेटर बोलते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम बेटा यहाँ हमें जरूर देखने को मिलती है कि कई बार हमारे पास कुछ ऐसे ओर होते हैं जिनमें दो मेटल सल्फाइड्स होते हैं, जैसे गैलेना में कई बार ZnS की भी इंप्योरिटी होती है। अब ZnS बेटा एक तरह का मेटल है, तो मेटल है तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस होगी, सल्फाइड यहाँ भी बेटा ऑयल से वेट हो जाएगा, तो ये भी ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, फ्लोट करने की टेंडेंसी रखेगा, जबकि हमारा टारगेट क्या था? इम्प्योरिटी को बाहर करना, है ना। तो अब हम इसको कैसे बाहर करें, क्या तरीका लगाएं? तो इसके लिए बेटा हम स्पेशल टाइप के सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट आर डिप्रेसेंट्स। अब ये डिप्रेसेंट्स का बेटा क्या रोल होता है समझना। हम क्या करते हैं बेटा, जब हमारे पास कोई ऐसा मेटेलिक ओर होता है जिसमें दो मेटल्स के सल्फाइड हो या दो से ज्यादा मेटल्स के सल्फाइड हो, तो हम इनकी कुछ डिप्रेसेंट जैसे कि KCN हो गया बेटा, NaCN हो गया, इनसे पहले रिएक्शन करवा देते हैं, या यूं समझो कि उस टैंक में हम इनको भी मिक्स कर देते हैं। तो वहां पर जो एक्टिव वाला मेटल है, जैसे यहाँ पर गैलेना में ZnS हो गया, ये ZnS बेटा इन डिप्रेसेंट्स के साथ रिएक्शन कर लेता है पहले ही, है ना। ये अरेस्ट हो, अरेस्टर इस पे वर्क करे, उससे पहले ये किससे रिएक्शन कर लेता है? डिप्रेसेंट से। और डिप्रेसेंट से रिएक्शन करने के बाद बेटा ये एक नया कंपाउंड बना देता है। क्या होगा वो कंपाउंड? Na2ZnCN4 प्लस Na2S
तो यहाँ मैं इसको बैलेंस करने के लिए 4 मॉलिक्यूल कर देता हूँ। तो एक नया सब्सटेंस बेटा आपको मिला, दैट इज सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। इसका नोमेनक्लेचर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप समझ जाओगे। तो ये बेटा टेट्रासाइनोजिंकेट जो कंपाउंड मिला, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, यहाँ ये बेटा डिप्रेसेंट के जैसा बिहेव करता है। क्लियर हो गया। और ये इतना हैवी हो जाता है, इसके हैवी हो जाने की वजह से बेटा ये ऊपर अरेस्ट नहीं होता और हमें प्योर जो ओर है वो कंसंट्रेटेड ओर मिल जाता है फ्लोटेशन प्रोसेस में। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।